चीन से जारी तनाव के बीच पूर्वी इलाके में भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास करने वाली है। भारतीय वायुसेना कमांड स्तर पर युद्धाभ्यास करेगी। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। वायुसेना की पूर्वी कमान का कमांड स्तर पर युद्धाभ्यास 15 और 16 दिसंबर को होगा। इस एक्सरसाइज में वायुसेना के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। वहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर झड़प के बाद एलएसी पर चीनी विमानों की सक्रियता दिखाई दे रही है। साथ ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी उड़ान भर रहे हैं। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, युद्धाभ्यास होगा, एक संदेश पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि अब भारत बदल चुका है। और ऐसे में देखिए, आपको यह भी जानकारी दे कि 9 दिसंबर को जो झड़प हुई, उस झड़प के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हर एक तरीके से पूरी कोशिश ये की जा रही है कि मैसेज पहुंचाया जाए कि देखिए, आपकी कोई भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में तमाम हिंदुस्तान के जवान सक्षम हैं। चीन से जारी तनाव के बीच पूर्वी इलाके में भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास करेगी। भारतीय वायुसेना कमांड स्तर पर युद्धाभ्यास करेगी। वायुसेना की पूर्वी कमान का कमांड स्तर पर युद्धाभ्यास 15 और 16 दिसंबर को होगा। इस एक्सरसाइज में वायुसेना के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। वही एलएसी पर झड़प के बाद एलएसी पर चीनी विमानों की सक्रियता दिखाई दे रही है। साथ ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी उड़ान भर रहे हैं। और वही देखिए, तवांग झड़प के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वो अमर बीज है जो मर नहीं सकता। भारत थोड़ा मुरझा सकता है, मर नहीं सकता। भारत मानवता का स्वाभाविक स्वर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए यह बयान दिया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से झड़प के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत वो अमर बीज है जो मर नहीं सकता, थोड़ा मुरझा सकता है, मर नहीं सकता। भारत मानवता का स्वाभाविक स्वर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए यह बयान दिया। और देखिए, वही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चीनी सेना को चेतावनी दी है और कहा कि चीनियों, होश में आ जाओ। यह कमजोर दिल जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, यह शेर दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। चीन सीमा पर फिर उछल कूद कर रहा है। चीन को यह संज्ञान होना चाहिए कि ये 1962 के कमजोर दिल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है। ये 2022 के शेर दिल नरेंद्र मोदी का भारत है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। चीन के साथ सीमा पर हुई झड़प के बाद बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए एक साथ खड़े हैं। तो वही ओवैसी ने कहा, पीएम चीन का नाम लेने से डर रहे हैं। इन सब के बीच तिब्बत के डेप्यूटी स्पीकर डोलमा ने भी चीन को सावधान रहने की सलाह दे दी है। डोकलाम में भी जैसे पहले चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था, अनकंफर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे सातों उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे। जो आर्मी ने कल किया, मेरे ख्याल में पूरा देश का समर्थन के साथ किया है। और मैं तो राजनाथ सिंह साहब से ये भी कहा, हमारे रक्षा मंत्री के, कि इस विषय पे आप लोग एक साथ दिखाना चाहिए लोगों को, दुनिया को, कि भारत एक है। हर पार्टी के हर व्यक्ति जो है इस विषय पे
हमारी फौज के साथ है। जहां कहीं भी चीन से झड़प हो रही है, जहां कहीं भी चीन हमारी ज़मीन पर घुस रहा है, जहां कहीं भी चीन हमको पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है, जहां पर हम बरसों से करते आ रहे भारत की ज़मीन पर, 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। चीन अपनी खुरापाती चालों से बाज नहीं आएगा तो हर उस चालाकी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जिससे देश की सुरक्षा पर कोई घात करने की कोशिश करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खेल को खत्म करने के लिए बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में लव जिहादियों के खिलाफ बाबा योगी का हंटर धनाधन चल रहा है, तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी है। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खेल खुलेआम जारी है। अब नया मामला यूपी के ग्रेटर नोएडा में सामने आया है। पुलिस हिरासत में खड़े इस चेहरे को गौर से देखिए। चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन काम इसका हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण करना है। पीड़िता इसे आशीष ठाकुर समझकर शादी करने वाली थी, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले इसके असली नाम हसीन सैफी का खुलासा हो गया और पीड़ित बाल बाल लव जिहाद के चंगुल से बच गई। आरोपी हसीन सैफी अपना नाम आशीष ठाकुर बताकर पीड़ित युवती को गुमराह करता रहा। मामला शादी तक पहुंच गया, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले जैसे ही हसीन सैफी के कारनामों का पता चला, पीड़िता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पीड़ित युवती उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली है और नोएडा में जॉब करती है। आरोपी हसीन सैफी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बागेश्वर उत्तराखंड की रहने वाली युवती यहाँ पर सूरजपुर में सनप्लास्ट फैक्ट्री में काम करती थी। उसी दौरान जो है एक युवक से उसकी दोस्ती होती है, जिसने अपना नाम आशीष ठाकुर बताया। दोनों में प्रेम हुआ और शारीरिक संबंध भी बने। बाद में युवती को पता चलता है कि यह लड़का आशीष ठाकुर न होकर के हसीन है और मुस्लिम है। लव जिहाद के खिलाफ अब राज्य सरकारें एक्शन में आ गई हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है। धर्म परिवर्तन की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट पर धर्म परिवर्तन की जानकारी देनी होगी। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट जांच करेगा। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की सजा, जबरन सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल के बाद अब महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार भी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में है। हरियाणा में संगठित अपराध और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए खट्टर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया जा चुका है और कैबिनेट में इसके नियम भी तय हो चुके हैं। हरियाणा में 26 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र में कानून में संशोधन करने जा रही है। हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून 2020 में बन गया था, लेकिन राष्ट्रपति की कुछ आपत्तियों के कारण कानून को मंजूरी नहीं मिल पाई। अब हरियाणा सरकार कानून में संशोधन की तैयारी में है। महाराष्ट्र में भी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार की बात कहकर महाराष्ट्र के सियासी पारे को गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच सीआरपीएफ को नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ और बिहार पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में बिहार के औरंगाबाद के जंगलों में तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और डेटोनेटर बरामद किए। बरामद हथियार में AK-47 राइफल, 3 देसी बंदूक, 4 पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 1 रिवॉल्वर और 1 देसी कार्बाइन शामिल है। इसके अलावा भी कई अन्य सामग्री बरामद हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो बिहार के औरंगाबाद की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ की तरफ से एक एक्शन लिया गया और इस एक्शन में बड़ी सफलता हासिल हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 पिस्टल और विस्फोटक जब्त यहां पर किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एक देसी कार्बाइन के अलावा AK-47 राइफल, तमाम पिस्टल, देसी कारतूस, ये तमाम चीजें यहां से बरामद की गई हैं। जिसके बाद आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये एक्शन जो है वो लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं, सूरत में क्राइम ब्रांच ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। शख्स पर आरोप है कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI के संपर्क में वह शख्स था और पैसों के बदले देश की खुफिया जानकारी वहां पर पहुंचा रहा था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक सूरत के डिंडोली इलाके में रहने वाला दीपक नाम का यह शख्स कपड़े की दुकान चला रहा था और लंबे समय से पाकिस्तानी एजेंसियों को भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां और संवेदनशील डॉक्यूमेंट भेज रहा था। इस मामले में फिलहाल बारीकी से जांच की जा रही है। तो सूरत से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर एक शख्स को, एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। इस पर आरोप है कि पाकिस्तान को, ISI एजेंसी को हिंदुस्तान की कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स, कुछ अहम जानकारी पहुंचाई जा रही थी, जिसके बाद ये जानकारी सेंट्रल एजेंसियों को मिली, जिसके बाद एक्शन लिया गया। इस शख्स का नाम दीपक बताया जा रहा है, जो कि कपड़े की दुकान चला रहा था और लंबे समय से पाकिस्तानी एजेंसी को भारतीय सेना से जुड़ी अहम दस्तावेज, अहम जानकारियां और कुछ संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स भेज रहा था। इस मामले में फिलहाल बारीकियों से जांच की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस शख्स यानी कि दीपक के लिंक कहां पर हैं और फिलहाल दीपक के साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। और देखिए, यूक्रेन पर रूस के हमले को 10 महीने होने को हैं, लेकिन अब तक युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। युद्ध के लंबे खींचने के बाद पुतिन के फैसले पर भी सवाल उठने लगे हैं। शिकायतें होने लगी हैं कि जिसके बाद पुतिन अब अपने सैनिकों को भी जेल में डाल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 24 दिसंबर को 10 महीने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद अब पुतिन के फैसले को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रूस के अंदर लोग अब इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि पुतिन का फैसला ठीक नहीं था। ये बात खार्किव में रूस को मिली हार के बाद और तेज हो गई है। सैन्य अधिकारियों में भी थोड़ी नाराजगी है। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस अपने ही सैनिकों को जेल में बंद कर रहा है और उनकी पिटाई कर रहा है। खबरों के मुताबिक रूसी सैनिकों और उनके परिवारों ने युद्ध की तैयारियों में कमी की शिकायत की और कहा कि सैनिकों को उनके उद्देश्य के बारे में कम जानकारी देकर ही आगे बढ़ने का आदेश दे दिया जा रहा है। जो सैनिक किसी वजह से लड़ने से इनकार करते हैं या फिर आदेशों को आंख मूंद कर नहीं मान रहे, उन्हें जेल में बंद किया गया। सैनिकों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि युद्ध के लिए मोर्चा संभालने से इनकार करने पर सैनिकों को एक इमारत के तहखाने में बंद कर दिया गया और परिवार वालों को कहा गया कि गोलाबारी के बाद सभी लापता हैं। रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं, अगर वो सही हैं तो ये बात रूस के लिए चिंताजनक है और सैनिकों का मनोबल तोड़ने वाली है। अमेरिका में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी मर्जी के बिना मिलिट्री में धकेला जा रहा है, जिसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को जबरन मिलिट्री के जूनियर रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स में भर्ती कराया जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को उनका करियर भी चुनने का मौका नहीं दे रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ मिलिट्री करियर अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। बच्चों को अमेरिका की मिलिट्री के जूनियर रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स यानी JROTC में भर्ती कराया जा रहा है। तमाम बच्चों ने भी शिकायत की है कि उनकी मर्जी के बिना ही JROTC क्लास में उनका नाम डाल दिया गया है।
शिकायत के बाद भी स्कूल प्रशासन इस विशेष प्रोग्राम से नाम काटने को तैयार नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक JROTC प्रोग्राम की सच्चाई जानने के लिए जब 200 से ज्यादा रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो उसमें से ज्यादातर बच्चे अश्वेत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पाए गए। अमेरिका में JROTC प्रोग्राम 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसको लेकर कई बार विवाद हो चुका है। 1970 में वियतनाम युद्ध के दौरान भी कई प्रदर्शन हुए थे। आरोप लगे थे कि JROTC प्रोग्राम में दाखिल हाई स्कूल के कई बच्चों को लड़ने के लिए वियतनाम भेज दिया गया था। विरोध प्रदर्शन के बाद कई स्कूलों में इस प्रोग्राम पर रोक तो लगा दी गई थी, लेकिन अब भी ज्यादातर स्कूलों में यह प्रोग्राम चल रहा है। तो लगातार विरोध जारी है। हालांकि तमाम स्कूलों की तरफ से इस बात का जिक्र हुआ है कि जो भी अभी कवायद चल रही है उसे जल्द से जल्द रोक देना चाहिए।